नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महाकालेश्वर मिश्र पुनः उपस्थित एक नए वीडियो के माध्यम से। मध्य प्रदेश सरकार ने विधि के विद्यार्थियों के समक्ष एक नई चुनौती प्रस्तुत की है। ये सिविल जज की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भारी भरकम चुनौती है। तो दिनांक 22 जून 2023 को उन्होंने कुछ सेवा भर्ती नियम में बदलाव किए और वो आपके सामने प्रस्तुत किया गया। शुरुआती चीजें इतनी कोई काम की नहीं है। सैलरी उल्ली के संबंध में थोड़ी सी बातचीत यहाँ पर की गई है। मेन जो हमारी जानकारी है वो प्रारंभिक परीक्षा यहाँ से चालू हो जाती है। तो प्रारंभिक परीक्षा देने, यदि कोई भी बच्चा सिविल जज की प्रारंभिक परीक्षा दे रहा है तो सिविल जज की प्रारंभिक परीक्षा तभी पास कर पाएगा यदि वो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि अनरिजर्व और ओबीसी का बच्चा है, तो उसको कितना कम से कम 60% लाना पड़ेगा। 60% यानी कि 150 नंबर का आपका पेपर होता है, उसमें आपको 90 नंबर मिनिमम लाने पड़ेंगे। बाकी उसके बाद कट ऑफ लिस्ट जो बनेगी उसके हिसाब से तो मिनिमम न्यूनतम 90 नंबर लाने पड़ेंगे। यदि 90 से कम नंबर है तो आप क्वालिफाइड नहीं माने जाएंगे। और यदि आप एससी या एसटी के बच्चे हैं तो आपको 55% यानी कि ये बनता है 82.5 या 83 नंबर जो है तो आपको लाने पड़ेंगे, तो आपको मेंस लिखने की पात्रता मिलेगी ये इस नियम के तहत। अच्छा, ये नियम उतना परेशान करने वाला नहीं है, लेकिन ये जो मुख्य परीक्षा में नियम बदलाव किया गया कि सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग को कुल 50%, यानी कि जो अनरिजर्व और ओबीसी के बच्चे हैं उनको मेंस में 400 में से 200 नंबर लाने पड़ेंगे, और एससी और एसटी के बच्चे हैं तो उनको मेंस में 400 में से 180 नंबर लाने पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए कम से कम 45% लाना पड़ेगा। ये सबसे खतरनाक नियम है, क्योंकि इसके पहले एससी के लिए 40% था और एसटी के लिए 35% था और अनरिजर्व ओबीसी के लिए 45% था। वो परसेंटेज लाना भी बच्चों के लिए मुश्किल था। अब सोचिए 35 से 45 सीधे एसटी के लिए, और एससी के लिए बोल सकते हैं कि 40 था तो 45 हो गया है, और अनरिजर्व के लिए भी जो है तो 50% कर दिया है, और ओबीसी के लिए भी 50% कर दिया है। और ये जो क्राइटेरिया कर दिया है ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से कि मेंस में उतने बच्चे नहीं जा पाते हैं, क्वालिफाइड नहीं होते, और मेंस के बाद इंटरव्यू कॉलिंग में भी बहुत कम बच्चे जाते हैं, और इंटरव्यू में भी जो है तो कम बच्चे सेलेक्ट होते हैं। जैसे लास्ट ईयर का आंकड़ा में देखूं तो करीब 114 एसटी का पद थे, और 114 एसटी के पद में मात्र 235 लोग मेंस लिखने गए थे और 14 लोग मात्र इंटरव्यू देने गए थे, जिसमें मात्र शायद 4 या 5 के सिलेक्शन हुए हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में जब 35% में ये हाल है तो 45% में क्या होगा, ये समझने वाली बात है। ठीक है, अब जैसे आगे अभी मैं कुछ ग्रुप में विवाद वगैरह देख रहा था, तो ये विवाद चल रहा है अभी। आगे जो मेन चीज यहाँ पे बदलाव किया गया है उधर आते हैं। इंटरव्यू में अभी भी वही 20 नंबर वाला रोड़ा आपके सामने दिखेगा, यानी कि 50 में से 40%, तो 50 का 40% जो है तो आपका कितना होता है आपको पता है, 20 नंबर। तो 20 नंबर आपको लाने पड़ेंगे मिनिमम, तो जाकर के आप इंटरव्यू क्वालिफाइड होंगे। बाकी मुख्य परीक्षा और मौखिक परीक्षा के दोनों के नंबर मिल करके आपकी योग्यता का तैयार किया जाएगा, उसमें भी दोनों क्वालिफाइड है ना। मान लीजिए किसी ने मुख्य परीक्षा में अच्छे नंबर लाए, इंटरव्यू में 2-4 नंबर कम भी लाया है, तो यदि उसके नंबर अच्छे भी है सिलेक्शन वाले व्यक्ति से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति इंटरव्यू में 20 नंबर लाया है। तो कोई बच्चा मान लो मेंस में 300 नंबर लाया और इंटरव्यू में जो है तो मान लो कि वो 18 नंबर ही लाया, तो 318 बाहर। लेकिन कोई बच्चा मान लो मेंस में 220 नंबर लाया और इंटरव्यू में 20 नंबर लाए, यानी कि उसके नंबर है 240, और वो बंदा जो है तो सिलेक्शन ले लेगा और 318 वाला बाहर हो जाएगा। वैसे इतना डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं कि ये पूरे क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के आप सिलेक्शन लोगे, है ना। तो 300 नंबर यदि मेंस में कभी गलती से ले आए हो तो इंटरव्यू में 18 नंबर देकर तुमको बाहर बिठा सकते हैं। 20 नंबर लाना वहां पर भी
कंपलसरी है, ध्यान में रखिएगा। तो ये दूसरा चीज है जो खतरनाक है। अगली चीज इसको लेकर के अभी बहुत वाद विवाद हो रहा है, वो है आपका कह सकते हैं कि योग्यता। तो भारत का नागरिक होगा, अच्छे चरित्र का होगा, 21 से 35 इसको वही चीज किया गया है, बाकी सभी चीजें सेम है। मेन चीज विधिक मान्यता प्राप्त, यहाँ पर जो चीजें बताई गई है ये महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर ये लिखा है कि जैसे मान लीजिए कि आपने एलएलबी या बीए एलएलबी किया है, यहाँ पर 3 वर्ष, ठीक है ना, मतलब 5 या 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में, यानी आपने एलएलबी या बीए या बीबीए, है ना, आप जितने भी कह सकते हैं चीजें आ गई हैं, तो बीए एलएलबी कुछ भी किया है, उसमें यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं या ओबीसी के हैं तो आपको 70% लाना पड़ेगा। यदि इतना परसेंटेज नहीं आता है तो आपको, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के आते हैं 60% और वो इन कैटेगरी में आता है, या 69 भी आते हैं, तो 69 भी आते हैं तो प्लस अब उसको 3 ईयर की क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब वो ही सिविल जज देने के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है ना। तो यदि 69% भी लाया है तो 3 साल की प्रैक्टिस के बाद ही जो है तो, लेकिन यदि 70 या 70+ % लाया है तो उसको 3 साल की प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज अच्छी तरह से समझ लीजिए। लेकिन कोई बच्चा यदि एससी का है या एसटी का है तो उसको केवल 50% लाना पड़ेगा और 50% ला करके वो सिविल जज की एग्जाम दे सकता है, उसको 3 साल प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिएगा, कोई एसटी एससी का बच्चा 50% से कम लाता है या अनरिजर्व ओबीसी का बच्चा 70% से कम लाता है तो ही उसको 3 साल अधिवक्ता के तौर पर पहले विधि व्यवसाय करना पड़ेगा, तब जाकर के वो एलिजिबल होगा सिविल जज का एग्जाम देने के लिए। तो ये जो नियम है ये काफी कह सकते हैं कि बच्चों के लिए थोड़ा सा चुनौती का विषय तो है ही है। अब क्या इसमें सही है क्या गलत है उस चीज पर मैं नहीं जाऊंगा। अब इस पे मैं यदि व्यक्तिगत राय दूं तो मेरा मानना है कि ये जो 70% है ये ज्यादा है, ठीक है ना, 70% है ये ज्यादा है, इसको कम करके कह सकते हैं कि 60% पे लाना चाहिए। और मान लीजिए कि आपको 70% ये कम नहीं कर रहे हैं तो एसटी एससी के 50% को आपको 60% तो कम से कम करना चाहिए था। ये मेरी राय है, हो सकता है मेरी राय से कुछ लोग सहमत हों कुछ लोग असहमत हों, है ना। वैसे यदि मैं मुझसे पूछेंगे आप तो मैं सबसे ज्यादा इस चीज पे हूँ कि 60% यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी को जो है तो ये जो 70% है इसको 60% करना चाहिए था, क्योंकि 70% बहुत ज्यादा होते हैं। और जनरली कई बार बच्चा बहुत सारी सरकमस्टांसेस के साथ पढ़ाई करता है और बहुत सारी सरकमस्टांसेस के साथ पढ़ाई करने के साथ साथ और प्राइवेट कॉलेज में तो एक बार संभावना हो जाती है, लेकिन सरकारी कॉलेज में इससे फायदा किसका होगा, प्राइवेट कॉलेज का होगा। यानी कि वो मनमानी फीस मांगेंगे कि भैया ठीक है हम 70 दे देंगे तुम इतना फीस जमा कर दो, ठीक है ना। इससे फायदा किससे होगा, हमारे वकील भाइयों का फायदा होगा। अब उनको जूनियर जो है तो आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है बहुत सारे बच्चों का अब ये क्राइटेरियन 3 साल की प्रैक्टिस है, तो सिंपल सी बात है कि अब उनको जूनियर्स भी जो है तो आसानी से वकील भाइयों को हमारे मिल जाएंगे और वो बोल सकेंगे, भाई उनको पूछ लेंगे भाई तुम्हारा परसेंटेज कितना है, बच्चा बोलेगा 60%, नाम क्या है तुम्हारा, फलाने शर्मा नाम है साहब हमारा, अच्छा अच्छा 3 साल की प्रैक्टिस इसीलिए कर रहे हो ताकि सिविल जज के लिए एलिजिबल हो जाओ। तो पहली बात तो सीनियर भी शक की नजर से देखेगा कि हमारे पास इसीलिए आया है 3 साल का एक्सपीरियंस लेने, ये सीखने काम नहीं आया है। तो चलिए जो भी रहेगा अब भविष्य बताएगा कि इस पर्टिकुलर चीज का क्या रिजल्ट निकलता है, लेकिन फिलहाल तो सिविल जज वाले बच्चों के लिए चुनौती तो मध्य प्रदेश सरकार ने पेश कर ही दी। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। आपका कोई भी विचार हो तो कृपया कमेंट्स के माध्यम से बताएं, और कोई राय है तो वो बताएं, डिस्कशन करें। मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।